देखो इस लड़की ने क्वेश्चन पूछा, log आई की पावर 1/4, ये बताना हमें। मैं इसे इधर कर देता हूँ, log आई की पावर 1/4। तो इसे कितना कर लो, 1/4 log आई। हम्म। और इसका तुम्हें पता ही है, अभी तो निकालना ऊपर, ये निकाल रखा, कुछ भी नहीं। चलो देखो, अब बात आई थी कि ये फॉर्मूला कितना वैलिड है, log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z1 z2 इक्वल टू log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2। इसकी वैलिडिटी देखते हैं। हमने क्या ले लिया, z1 इक्वल टू -1 ले लिया, ठीक है। और z2 इक्वल टू क्या ले लिया भाई हमने, i, ठीक है। z2 इक्वल टू ले लिया i। तुम लिखते रहो रफ कॉपी पे हल्का हल्का सा। तो अब देखो log ऑफ z1 z2 कितना हो जाएगा, ये एक तरह से कितना आ जाएगा, वन की -1 की और आई की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी, -i। और इसकी वैल्यू होती है -π/2i। ये तो तुमने निकाल रखी। अब अगर हम log ऑफ -1 निकाल लें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 का log 0 हो जाएगा, और -1 का आर्ग्यूमेंट पाई, तो आई पाई। और log i की कितनी वैल्यू होती है, i π/2। अगर हम इन्हें जोड़े तो 3π/2 आ गया। और वैसे -π/2 i आ रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा, इसमें कहीं ना कहीं एरर हो रही इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये तो दोनों, तो हम क्या करते हैं इसमें, 2k πi जोड़ते हैं आर्ग्यूमेंट की वैल्यू रेंज में लाने के लिए, ठीक है। जैसे आर्ग्यूमेंट वाले में जोड़ते थे, आगे समझ में। और इसी तरह log ऑफ z1/z2 क्या हो जाता है, log ऑफ z1/z2 हो जाता है कितना, log z1 माइनस log z2 प्लस 2k πi। सही बात है। इन क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी को भी दिक्कत होने जा रही है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो, लोगरिथमिक के क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को भी। मैं क्वेश्चन दूंगा इसके तुम्हें और करने को। चलो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट तुम्हें क्या कहता है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गेट में अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लिया मैं तुम्हें कहा कि log 2 माइनस 3i की वैल्यू, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन है, log 2 माइनस 3i कैसे करेगा इसे। पहले 2 माइनस 3i का मोड बता कितना होगा, अंडर रूट 13, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस 3i कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये चौथे क्वाड्रेंट में पड़ेगा, चौथे में ही तो पड़ेगा। तो कितना आएगा भाई, -tan−1 3/2, यही आएगा। इसका आर्ग्यूमेंट -tan−1 3/2, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, इसे लिखेंगे हम log √13 प्लस आई, आर्ग्यूमेंट कितना है, -tan−1 3/2 होगा। चलो देखो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैम आई, है नहीं, तो मैं कहूँ इसका स्क्वायर करो तुम कर दोगे, है नहीं। मैं कहूँ आई की क्यूब करो तुम कर दोगे, ठीक है, कर दोगे। मैं कहूँ 1 प्लस आई की क्यूब करो, तुम कर दोगे। अब मैं कहूँ आई की पावर 1 प्लस आई करूँ, तो तुम क्या करोगे, गाना गाने लगोगे, ठीक है। ये गलिया ये चौबारा यहाँ नहीं आना दोबारा, ठीक है, यही तो करोगे। मतलब जैसे ही मैं पावर कॉम्प्लेक्स करूंगा तुम उसे छोड़ के निकल जाओगे, या क्या, i+1 इसकी पावर में क्या कर दूं, 1 - i। तो जब पावर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो जब तुमने log की वैल्यू निकालनी सीख ली, तो उसे अब हम सीखते हैं यहाँ। ये टॉपिक क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। ये गेट में बहुत बार क्वेश्चन आया इस पर, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट, ठीक है। हमने मान लिया क्या, लेट सी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z की पावर c को हम कैसे डिफाइन करेंगे, x। देखो हमने क्या करा, इस पे log भी लगा दिया, एक्सपोनेंशियल भी लगा दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। z की पावर c था, इससे पहले हमने log लगाया,
और फिर एक्सपोनेंशियल लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ सी लॉग जेड हो जाएगा। सही बात है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा। बस इसे सोल्व कर लेंगे हम। देखो हम सोल्व, एक पहला एग्जांपल लिया हमने आई की पावर आई, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल आई लॉग आई। सही बात है। ठीक है। लॉग आई की वैल्यू कितनी होती है, आई पाई बाई टू, लॉग की वैल्यू तो हमसे निकालनी आती है। तो ये कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पाई बाई टू या ई की पावर माइनस पाई बाई टू। आगे निकालना। चलो अब हम इसे सोल्व करते हैं। इसे देखो, इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम इसके पहले क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। लॉग वन प्लस आई और वन माइनस आई, जब लॉग लगाया तो एक्सपोनेंशियल भी लगाना पड़ेगा भाई इससे पहले। ठीक है। जब ये लगा दिया, अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी से इसे हम कैसे करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी से करेंगे, वन माइनस आई पहले आ जाएगा और कितना, लॉग वन प्लस आई। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब log वन प्लस आई की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, एल एन रूट टू प्लस आई पाई बाई फोर। यह वैल्यू हमने रख दी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, पहले वन की करेंगे फिर आई की करेंगे, माइनस आई की, तो ऐसा आ जाएगा ये। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और फिर ई की पावर में खोल के लिख देंगे। आगे ये क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, गेट में। ये कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई की पावर वन बाई फोर, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी, आई की पावर वन बाई फोर। देखो प्रिंसिपल वैल्यू से मीनिंग क्या होता है, तुम्हें आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू लेनी। सही बात है। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, हम क्या करेंगे इस पे, इसमें कुछ छूट रहा था, ये तो वैसे ही आई की पावर वन अपॉन फोर। तो हमने क्या करा, इस पे क्या लगा दिया, एक्सपोनेंशियल लगाया, लॉग लगाया, आई की पावर वन अपॉन फोर। इसे हम कैसे लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ वन अपॉन फोर लॉग आई। अब हम क्या करेंगे, लॉग आई की वैल्यू रख देंगे। सही बात है, और ई की पावर में लिख देंगे इसे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को भी, बताओ किसी को इसमें कोई कोई दिक्कत हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम इसे समझाओ ये कैसे आ गया। क्वेश्चन क्या है, भाई देखो, ये क्वेश्चन कह रहा कि अगर Z1 Z2 क्या है, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और इंटू Z2 बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है। अब वो कह रहा अगर उनमें से कोई सा एक दूसरे में है या चौथे में है, तब भी ये रिजल्ट वैलिड होता है। इसे तुम समझे नहीं समझे, ये क्या कहना चाह रहा, इसे समझ पाया कोई, नहीं समझ पाया, ये किसी ने बुक में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। चलो भाई, इसके लिए मैं तुम्हें एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा मुझे, एक फिर से लेकर देखता हूँ, वो तो बहुत दूर चला गया था। देखो क्या कहता है वो, इसे यहाँ समझो। वो कहता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। कब, जब ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट में हो, एक पहले में हो एक चौथे में हो। तुम समझने की कोशिश करो।
आर्ग्यूमेंट हम निकालते कैसे थे? मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है पहले क्वाड्रेंट में, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पाई/2 से छोटा ही होगा, है नहीं? 0 से लेकर 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। अगर वो चौथे क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? 0 से लेके -पाई/2 तक होगा, मतलब -θ2। देखो ये भी नहीं पाई/2 से छोटा, और ये कितना है? 0 से -पाई/2 तक, तो इनका सम कितना होएगा? इनका सम पक्की बात है कि पाई/2 से छोटा ही छोटा रहेगा। तो हमें 2k पाई करने जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। अब वो कह रहा कि अगर एक का है इसमें है दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? पाई/2 से कुछ ज्यादा होगा, पाई/2 प्लस थीटा। सही बात है। और अगर एक चौथे में है उसका माइनस में होगा। देखो ये ज्यादा से ज्यादा पाई हो सके इसका, उसमें से कुछ घटेगा भी, तो फिर भी क्या रहेगा हमारा दोनों का आर्ग्यूमेंट? पाई से छोटा ही रहेगा। तो हमें 2k पाई करने की जरूरत ही नहीं है। आ गया ये रिजल्ट समझ में? अब बताओ। ठीक है, एक बार इसे फिर सोचना। अब एक उसने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या कहता है? वो कह रहा एफ जेड किसके बराबर है? एफ जेड किसके बराबर है? देखो इसे समझने की कोशिश करना। एफ जेड किसके बराबर है? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i मोड ऑफ एक्स वाई। ये है। वो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जेड स्क्वायर के बराबर होगी। कब? अगर आर्ग्यूमेंट जेड कितना है? पाई/4 से छोटा है, तो 0 से बड़ा है, और आर्ग्यूमेंट जेड 3 पाई/4 से छोटा है, -3 पाई/4 से छोटा, और -पाई से बड़ा। देखो इसे समझने की कोशिश करो। ये है, ये लाइन कितनी है? इस लाइन पे होता है y बराबर x। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब पाई/4 एंगल। ये एंगल कितना होता है? पाई/4। इससे नीचे क्या होता है? इससे नीचे होता है x ग्रेटर देन y। यहाँ क्या होता है? y ग्रेटर देन x। सही बात है। अब इतना तो सबकी समझ में आ गया, क्योंकि इस पे y बराबर x होता है, तो इधर x एक्सिस की साइड चलेंगे तो x बड़ा हो जाता है, y एक्सिस की साइड चलेंगे तो y बड़ा हो जाता है। ठीक है। अब इसी तरह हम क्या ले, ये लाइन हमने कितनी, अब वो क्या कह रहा? वो कह रहा कि आर्ग्यूमेंट जेड है किसके बीच में? -3 पाई/4 के -पाई के बीच में। ठीक है, मतलब इस रीजन की बात कर रहा हो, इस रीजन की बात कर रहा। तो यहाँ एक तरह से क्या होगा इस रीजन में? इस रीजन में क्या होता है भाई? यहाँ -x बड़ा होता है -y से। इधर क्या होता है? -y बड़ा होता है -x से। सही बात है। तो देखो उसने यही तो रीजन लिया कि आर्ग्यूमेंट का है जेड का 0 से पाई/4 के बीच में है, मतलब जेड का लाई करता है, जेड इस हिस्से में लाई करता है, इसमें या इसमें। उसने ये दो शर्त कही। ठीक है, तो इस हिस्से में क्या है? इन दोनों हिस्से में, इन दोनों हिस्से में क्या है? या तो x बड़ा है y से, या -x बड़ा है -y से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर से। इसका मतलब भी यही हो गया कि एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर से। तो उसने ये रीजन लिए दोनों। ठीक है, एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पॉजिटिव ही आएगी जब एक्स स्क्वायर बड़ा है। प्लस, देखो पहले क्वाड्रेंट में क्या है? अगर वो जेड इधर लाई करता है तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, अगर वो इधर लाई करता है इस हिस्से में, यहाँ एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, उनका प्रोडक्ट भी निगेटिव, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो मतलब यू एक्स वाई चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो चाहे इधर थर्ड क्वाड्रेंट में ले लो, पॉजिटिव ही आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो क्या आ जाएगा? मोड एक्स वाई आ जाएगा। और यू किसके बराबर हो गया? ये तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो गया बराबर जेड स्क्वायर। हो गया प्रूफ। कब? जब वो या तो इस हिस्से में लाई करता था या इसमें। आगे समझ में बहुत अच्छे से सबके। अब वो फिर एक क्वेश्चन कह रहा इसी में
वो कह रहा कि आर्ग्यूमेंट जेड की वैल्यू क्या है, पाई/2 से तो बड़ी है, 3 पाई/4 से छोटी है। अब वो कहा बात कर रहा, वो इस हिस्से की बात कर रहा कि पाई/2 से तो बड़ी है, यह लाइन है नहीं पाई/2 की, और 3 पाई/4 से छोटी है। इस हिस्से में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा y>x। ठीक है, और दूसरा हिस्सा कौन सा ले रहा भाई, वो मतलब वो -पाई/2 से तो बड़ा है और -पाई/4 से छोटा है। ठीक है, किस हिस्से की बात कर रहा वो, इस हिस्से की बात कर रहा, इसकी। ठीक है, मतलब -पाई/2 लाइन यहाँ थी, इससे इधर है, -पाई/4 थी या इनके बीच में है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ -y बड़ा है -x है। ठीक है, तो इन दोनों केस y बड़ा है x है और -y बड़ा है -x है। इनसे हम क्या समझ रहे, इनसे हम समझ रहे कि y² बड़ा है x² से, और इससे भी हम यही समझ रहे कि y² बड़ा है x² से। ठीक है, तो जब ये है तो जब y² बड़ा है तो x² - y² कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये अब कितना हो जाएगा, ये -(x² - y²) प्लस, देखो यहाँ क्या है, इस हिस्से में क्या होगा, y पॉजिटिव होगा x नेगेटिव होगा, तो एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी, माइनस की आएगी, माइनस की आएगी तो मोड के बाहर माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ x तो पॉजिटिव है इस हिस्से में, इसमें क्या है x पॉजिटिव है, यहाँ y बड़ा है -x है। ठीक है, और यहाँ -y बड़ा है x है। यहाँ क्या है हमारा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव, इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, नेगेटिव, तो मोड हटाने के लिए बाहर माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, क्या, -(2i(xy)। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया -(x + iy) का होल स्क्वायर बराबर z²। ठीक है, ये तो पता चल गया होगा भाई, माइनस क्या मोड की प्रॉपर्टी होती है, मोड ऑफ -x, जब मोड के अंदर माइनस होता है तो एक माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए तो वो प्लस होता है, समझ गए। चलो, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे कॉपी में करना, सोचना, ये तुम्हें सोचना सिखाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। चलो अब क्या पढ़ते हैं भाई, अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, पावर सीरीज। देखो ये तुमने एमएससी में भी पढ़ा, पावर सीरीज अगर हम एमएससी में तो है ही है, क्वेश्चन आता है। नेट की दृष्टि से देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई नेट का पेपर ही नहीं बना जिसमें पावर सीरीज का क्वेश्चन ना आया हो। देखो पावर सीरीज होती क्या है, देखो ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, समेशन z इक्वल टू 0 to infinity an z माइनस 0 to पावर n, इसे हम क्या कहते हैं, पावर सीरीज। अगर इसका एक्सपेंशन खोल n बराबर 0 रखा a0, n बराबर 1 रखा a1 z माइनस z0, n बराबर 2 रखा a2 z माइनस z0 का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड ए पावर सीरीज विथ सेंटर एट z0। ठीक, इसका सेंटर क्या होता है, z0। तो इसी तरह समेशन ए एन जेड की पावर n को हम क्या कहेंगे, इज ए पावर सीरीज विद सेंटर एट 0 या सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, देखो ये सीरीज तुमने निकाल दी, अगर इस सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है, इस सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। सही बात है, इनफाइनाइट टर्म है, अगर इसका सम एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने सीरीज ली 1 माइनस z²/2 प्लस z² z⁴/4, इसका सम कितना, ये किसका एक्सपेंशन होता है, cos z का, तो इसका सम एग्जिस्ट करता है, तो ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है, cos z पे। इसी तरह ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है भाई, ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है, ये सीरीज कन्वर्ज करती है कहाँ, साइन जेड पे। ठीक है, और इसी तरह ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है, ये ई की पावर जेड पे कन्वर्ज करती है। सही बात है, तो इनका सम एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है सीरीज की। ठीक, एक पावर सीरीज मान ली हमने क्या,
समेशन ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। ठीक है। अब देखो, ये हमने क्या ले लिया, जेड नोट ले लिया। ठीक है। अब इससे जेड हम कितनी दूर ले, जेड हम कितनी दूर ले कि इसका सम एग्जिस्ट करे। समझते हो तुम इस बात को, नहीं समझते? देखो, हमने एक पावर सीरीज ले ली। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। हमने एक पावर सी, यहाँ देखो भाई एग्जांपल, एक पावर सीरीज ले ली, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। ठीक है, डॉट 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 डॉट। सही बात है। अब बात है इसका सम कब एग्जिस्ट करेगा, इसका सम कब एग्जिस्ट करेगा। देखो, ये तो तुमने उसमें पढ़ रखा ज्योमेट्रिक सीरीज में, इसका सम कब एग्जिस्ट करता है भाई, जब मोड जेड की वैल्यू एक से छोटी हो। सही बात है, समझ रहे है नहीं, मोड जेड लेस देन वन हो तभी तो इसका सम एग्जिस्ट करता है, मोड जेड लेस देन वन। अगर वन भी रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये तो, इसका कब कब ये तो पढ़ रखा, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंटर क्या है, जीरो, जेड माइनस जीरो की पावर चल रही। तो जीरो से हम कितनी दूर तक के पॉइंट ले, एक डिस्टेंस तक के पॉइंट ले लो, एक नहीं लेना। ठीक है। तो जीरो से एक डिस्टेंस तक का कोई भी पॉइंट ले लो, ये इसके अंदर की, इस सर्किल के अंदर के। ठीक है। वन पे जाके इसका सम एग्जिस्ट नहीं करने का, वन तक का कोई भी पॉइंट ले लो तुम, जेड की जगह 1/2 रखो, 1/3 रखो, 2/3 रखो, इसका सम एग्जिस्ट करेगा। क्या होता है इसका सम, 1/1 माइनस जेड, यही तो होता है गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक सीरीज। सही बात है। तो कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक तुम जेड की जगह वन नहीं रखोगे, वन पे जाके इसका सम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। है नहीं, वन से बड़ा रखोगे फिर भी इनफाइनाइट आएगा सम। तो इसकी वन तक का जेड की कोई भी वैल्यू ले लो, जीरो से वन, इसकी सम एग्जिस्ट करता है, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वन, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया मोड जेड लेस देन वन। आगे समझ में? ठीक है। तो क्या, hence here the series summation a n z minus z naught की power n converges for all z such that mod of z z minus z naught less than r। मतलब क्या, z नोट से वे सारे z लेंगे जिनकी डिस्टेंस r से छोटी है, और हम जैसे ही क्या लेंगे, डिस्टेंस r या r से बड़ी लेंगे तो वो डाइवर्ज करेगी। तो ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आगे समझ में सबके, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखो, वो कहता है इफ आर बराबर जीरो, तो वो सीरीज क्या करती है, केवल जेड बराबर जीरो के लिए ही कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और यह सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब जेड बराबर जेड नोट होगा, मतलब अपने सेंटर पे कन्वर्ज करेगी। और अगर आर बराबर इंफिनिटिव है तो हम क्या बोलते हैं कि सीरीज फॉर ऑल जेड कन्वर्ज करती है। आया भाई तुम्हारे समझ में, ये नहीं आया, सही बताओ, किसकी समझ में आया ये, समझ में आ गया नहीं सबके, या एक एग्जांपल से और तुम्हें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताऊं। चलो, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल, एक सीरीज ले ली मैं, क्या, वन प्लस जेड माइनस टू प्लस जेड माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस टू की क्यूब, ये एक पावर सीरीज ले ली मैं। इसका सम हमें, इसका सेंटर कौन है, इसका सेंटर कौन है भाई, इसका सेंटर तो दो है, टू। अब टू से कितनी डिस्टेंस तक के पॉइंट ले हम कि इसका सम एग्जिस्ट कर जा। देखो, अगर देखा जाए तो जो, अगर हम क्या ले ले, मोड ऑफ जेड माइनस टू को लेस देन वन ले ले, तो इसका सम कितना आएगा, 1/1 माइनस जेड माइनस टू, ये आएगा। तो ये कब एग्जिस्ट कर रहा सम इसका, जब तुम जेड माइनस टू को क्या ले रहे, तुम एक से छोटा ले रहे, तो क्या एक डिस्टेंस तक के, टू के चारों तरफ एक डिस्टेंस तक के सारे पॉइंट ले लो, तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे वहां क्या करेगा ये, इसका सम एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वन। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के तरीके क्या है, इसके लिए सबसे पहले टेस्ट है रूट टेस्ट। रूट टेस्ट कहता है 1/r बराबर होती है लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन
वो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन मोड ऑफ ए एन की पावर 1/n। ए एन क्या है? जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन का कोफिशियंट है। दूसरा टेस्ट होता है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट क्या कहता है? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो सॉरी 1/r बराबर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1/an। फिर 1/r निकाल लेंगे तो r तो निकल ही जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। रूट टेस्ट आ गया भाई समझ में? रूट टेस्ट क्या कहता है? रूट टेस्ट कहता है 1/r किसके बराबर होता है? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सुप्रीमम ओ, इस सुप्रीमम की भाई बहुत ज्यादा कीमत है। और रेशो टेस्ट क्या कहता है? नहीं, रेशो टेस्ट कहता है क्या? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1/an। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को भी। हम जहाँ जोन सा टेस्ट लगेगा वो लगा देंगे। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में रियल एनालिसिस की जो बुक थी उसमें भी पावर सीरीज थी तुम्हारे सिलेबस में, बस तुमने वो समझी नहीं होगी भाई। आप समझ में आ जाएगी, आज उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, करके देख देना। पावर सीरीज कॉम्प्लेक्स की हर बुक में है, कसाना में है, फिलोसॉफी में है, सब में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। देखो, हमने पावर सीरीज क्या ले ली? समेशन ए एन जेड की पावर एन किसके बराबर है? 1 प्लस, भाई सब जाग रहे नहीं, कोई सोया तो नहीं। 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब है नहीं, प्लस क्या आएगा तो रोना क्या जाके जेड की पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट, यही तो आएगा। तो जेड की पावर एन का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जेड की पावर एन प्लस 1 का कोफिशिएंट भी यही होगा, इसकी वैल्यू भी 1 है। ठीक, अब हमारे पास क्या है? रूट टेस्ट हमने लगाया तो 1/r किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट, जब सुप्रीमम तो लेने की जरूरत नहीं, जब हर बार ही 1 है वैल्यू ए एन की, तो कितना आ जाएगा? मोड 1 की पावर 1/n। ठीक है, और ये हमें पता, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसकी पावर 1/n की लिमिट कितनी होती है? n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 होती है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई इसकी? 1। रेशो टेस्ट से निकाल के देख लो, तब भी 1 ही आएगी। ठीक है, आगे समझ में? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। अब हमने क्वेश्चन क्या ले लिया भाई? क्वेश्चन ले लिया हमने, कैसा क्वेश्चन है ये? 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 जेड क्यूब बाई 3 जेड की पावर 4/4 जेड की पावर 5/5, ऐसा क्वेश्चन है। तो जेड की पावर एन का कोफिशिएंट कितना है? 1/n है नहीं, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1/n प्लस 1। ठीक है, तो क्या 1/r किसके बराबर हो जाएगा? रूट टेस्ट लगा रहे, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मोड ऑफ ए एन की पावर 1/n। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इसे थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो तुम, लिमिट 1 की पावर 1/n अपॉन कितना? n की पावर 1/n। इसकी लिमिट भी 1 होती है क्योंकि n भी तो पॉजिटिव है, तो 1 आ गई। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सब समझ रहे नहीं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देखो, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, मैं इसे सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या ले लिया हमने? हमने ले लिया 1 प्लस 3 जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4। ठीक है, प्लस क्या ले लिया हमने? 3 जेड की पावर 5। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो देखो ए एन किसके बराबर है? तुम कोफिशिएंट देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस केवल कोफिशिएंट पे निर्भर करती है, वहां जेड की पावर का कोई खास रोल नहीं है। सही बात है, चलो देखो, तुमने कोफिशिएंट देखा, जेड की पावर 1 का कोफिशिएंट 3, स्क्वायर का 1, क्यूब का 3, 4 पावर का 1, 5 पावर का 3, 6 का 1। ठीक है, तो क्या हो रहा? क्या? हेलो, ओड पावर में 3 है। देखो ऐसा मिल रहा, अब एन क्या, हमें तो जेड की पावर एन का कोफिशिएंट था, एन तो हमें पता ही नहीं, भी न ओड है। तो ऐसा होगा, जो तुम ए एन बराबर 3 लोगे तो ए एन प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? उससे अगली टर्म का कोफिशिएंट 1। और अगर तुम ए एन बराबर कितना लोगे? 1 लोगे, तो उससे अगली टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा?
3। अब हम इसमें रेशो टेस्ट लगाते हैं। रेशो टेस्ट लगाया भाई हमने यहाँ। रेशो टेस्ट क्या कहता है, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, यही तो कहता है रेशो टेस्ट। इसकी लिमिट निकालनी है हमने हमें। तो इस केस में कितनी आ जाएगी लिमिट, ऊपर वन आ जाएगा नीचे 1/3। और इस केस में लिमिट कितनी आ जाएगी, ऊपर 3 नीचे 1 है। ये तो कंफ्यूज कर दिया। एक बार लिमिट 3 आ रही, एक बार 1/3 आ रही, रेशो टेस्ट ने तो कंफ्यूज कर दिया। सही बात है। आया नहीं समझ में, मतलब एक बार रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 3 आ रही, एक बार 1/3 आ रही, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो रेशो टेस्ट तो फेल होगा यहाँ। कुछ कुछ बता रहा। फिर हमने क्या करा, क्या हो गया देखो, यहाँ भी लिख रहा है, एक बार 3 आई, एक बार 1/3, तो रेशो टेस्ट तो हो गया फेल। अब हम क्या कह रहा, वो कह रहा कि अगर ए एन की कई सारी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू तुम्हें क्या नजर आ रही, ए एन की वैल्यू या तो 1 नजर आ रही या 3 नजर आ रही, तो उनमें से सुप्रीमम ले लो। सही बात है। तो जब हमने सुप्रीमम कौन है, बड़ा तो 3 है, तो क्या हो गया, मोड 3 की पावर 1/n। इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी आ गई, 1, तो आर बराबर 1 है। तो जो रेशो टेस्ट है वो कभी कभी फेल हो जाता है, पर रूट टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता, वो ऑलवेज कन्वर्ज करता है। ठीक है, आगे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरह के क्वेश्चन करने में। देखो, आया बहुत अच्छे से समझ में। अब कई बार तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, समेशन ए एन जेड की पावर के एन। सही बात है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है इसकी क्या बताओ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, 2 की पावर -n जेड की पावर 3n। ये तो टेंशन होगी भाई, हमें तो जेड की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए था। सही बात है। यहाँ कोफिशिएंट किसका मिल रहा हमें, जेड की पावर 3n का कोफिशिएंट मिल रहा। अगर तुम, ये तो टेंशन होगी, तो जब भी ऐसा हो, देखो यहाँ n में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ 3 की, तो तुम यहाँ क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2 की पावर -n/3। बस ए नहीं चाहिए था तुम्हें, ए एन मिल गया, तो अब क्या लगा दो, इस पर लगा दिया रूट टेस्ट। कितना आएगा, 2 की, क्या आ गए, 2 की पावर -n/3 आ गया। इसकी पावर 1/n करेंगे तो n से n कट जाएगा, 2 की पावर-1/3 आ गया, इसे उल्टा करेंगे तो r ये आ जाएगा। ठीक है। देखो ये क्या है, 5 की पावर n जेड की पावर के एन, 5 की पावर n जेड की पावर के एन। तो इसे कैसे करोगे, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा तरुण, 5 की पावर n/k। आ गया करना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन भाई नेट में आया, इसे मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ अभी। देखो ये दो क्वेश्चन में तुम्हें अभी अगले पेज पे सोल्व करके दिखाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन। एक पेज ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ समझो, ये क्वेश्चन नेट में 2 बार पूछा जा लिया। तुम्हें क्या बताना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी, किसकी, समेशन जेड की पावर फैक्टोरियल एन, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी। तो भाई कैसे बताओगे, जैसे किसी के दिमाग में आ रहा, फैक्टोरियल एन आ गया जब पावर में, कैसे करोगे, n = 0 to ∞। बताओ, किसी का दिमाग कुछ काम कर रहा है इसमें थोड़ा बहुत। हम्म, बताओ। देखो इसे कैसे करेंगे हम, तुम कर क्या सको भाई, n की जगह 0 रखो, जेड की पावर फैक्टोरियल 0, जेड की जगह वो n 1 रखो, फैक्टोरियल 1। ठीक है, जेड की जगह 2 रखो, फैक्टोरियल 2, जेड की जगह 3 रखो, फैक्टोरियल 3, जेड की जगह 4 रखो। ऐसे ही तो कर सको। फिर तुम इससे ज्यादा कर क्या सको, कुछ भी नहीं, फैक्टोरियल की वैल्यू रख सको, यानी कितना, जेड स्क्वायर, जेड की पावर 6, जेड की पावर 24, ऐसे आ गया। अब तुम क्या देख रहे, जैसे स्क्वायर क्यूब, 4 पावर 5 पावर, वे टर्म खत्म होगी, तो क्या करो तुम, उन्हें लगा दो,
0 × z³ प्लस 0 × z⁴ प्लस 0 × z⁵ प्लस कितना आ जाएगा z⁴ 6, फिर 0 × z⁴ 7, ऐसे चलेगा। तो कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा तुम्हें, an बराबर नजर आ रहा, या तो 0 है या 1 है। ठीक है, तो मोड ए, तो फिर फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ मोड an की पावर 1/n। सुप्रीमम कौन है, 1, तो 1 ले लेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। आया समझ में भाई ये। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ज्यादा ही छोटा हो गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है ये आया नेट दिसंबर 13 में। अगला क्वेश्चन है z⁴ -n z⁴ 2n। मतलब मैं अगले क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये है समेशन 2⁻⁻n z⁴ 2n। ये इसके 4 विकल्प है। ये कह रहा है ये कब कन्वर्ट करेगा, ये पूछ रहा कि कब कन्वर्ट करेगा। मैं चारों विकल्प लिखता हूँ इसके। पहला विकल्प है कितना, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2, मोड ऑफ जेड लेस देन 2, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू √2, और मोड ऑफ जेड लेस देन √2। ये 4 विकल्प है भाई इसके। चलो इसे सोल्व करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है इस बार, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बतानी। तो मैं 2⁻⁻n z⁴ 2n। तो इसे कैसे कर पाओगे तुम, पहले an निकाल लो। an कितना हो जाएगा, यहाँ n में 2 की मल्टीप्लाई है, तो an कितना हो जाएगा 2⁻⁻n/2, है नहीं। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी लिमिट 2⁻⁻n/2 की पावर 1/n। n से n कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 2⁻−1/2 आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा 2⁻1/2 √2। तो ये कब कन्वर्ट करेगा, जब मोड z लेस देन √2 होगा। इक्वलिटी नहीं आती, स्ट्रिक्ट लेस देन होता है, क्योंकि इक्वलिटी पे हमने देखा नहीं था, वहां अगर 1 रखते तो इनफाइनाइट हो रहा था। ठीक है, तो आगे सबकी समझ में कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये नेट जून 11 में आया था, नेट जून 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या, -3 की पावर n, वो सॉरी 3 की पावर -n z-1 की पावर 2n। सीधी सीधी बात है, 1 तो सेंटर है, इसका क्या हो जाएगा an, इसकी इसे ये हो जाएगा an। जब लिमिट लेंगे तो r बराबर √3 आ जाएगा। कब कन्वर्ट करेगा, अब यहाँ मोड ऑफ z-1 लिखेंगे, क्योंकि इसका सेंटर कितना था, 1 था। हो गया, सीधी बात है। चलो देखो ये रिजल्ट याद रखना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n की पावर 1/n की लिमिट होती है इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन दिसंबर 11 में पूछा गया। कंसीडर an z की पावर n, वेयर an क्या है, नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ n की पावर 50। ठीक है, मतलब a1 क्या होगा, 1 की घात 50 के कितने डिवीजर, a2 क्या होगा, 2 की घात 50 के कितने डिवीजर, a3 क्या होगा, 3 की घात 50 के कितने डिवीजर, a4 कितना होगा। इनके डिवीजर की संख्या निकालने का अपना तरीका होता है। सही बात है, पर डिवीजर है तो फाइनाइट ही, डिवीजर है क्या, फाइनाइट ही है किसी भी नंबर के। तो क्या, जब किसी फाइनाइट की पावर हम 1/n करेंगे तो 1 ही नहीं आएगा। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी, 1/n। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया। क्या, फैक्टोरियल 1/n जेड की पावर n, ये तुम्हें क्या कर, खुद करना। फैक्टोरियल n जेड की पावर n, ये खुद करना। n जेड की पावर n, ये खुद करना, ये खुद करना, ये खुद करना। ठीक है, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट, कोई सा भी लगाओ। ये क्वेश्चन में क्या कर दिए, तुम्हारे लिए छोड़ दिए करने तुम्हें ये। ठीक है,
ये क्वेश्चन 5 की पावर n z की पावर 3n, ये तुम्हें खुद करना। अब ये क्या है, 1 + z + z² / 2 z³ / 3, ये तुम्हें खुद करना। और इसमें तुम्हें सोचना an क्या होगा। सही बात है। तो भाई इतना ही काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया आज, इसे कर लोगे? हम्म। बताओ कर लोगे क्या इसे? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम मुझे कल सब करे मिलना। इसकी मैं को तुम्हें पीडीएफ भी दे देता हूँ अभी। फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तुम पावर सीरीज के सारे क्वेश्चन करने में, बुक में जहाँ भी मिले, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। कल से हम अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पर। नए टॉपिक से पहले तुम्हारा इतने का ही एक टेस्ट होगा। ठीक है, चलो इसकी पीडीएफ में तुम्हें सेंड कर दूंगा। देखो, टेस्ट के लिए तुम्हें एक दिन का गैप दे दिया। ठीक है, टेस्ट तुम्हारा संडे में होगा। फिर कल कोई क्लास नहीं होगी, कल तक का समय में तुम्हें काम पूरा करने को दे दिया। ठीक है जी। हाँ, पावर सीरीज तक का